जोहार फ्रेंड्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, जिसमें हमारा टॉपिक जो है दोस्तों बल एवं गति यानी फोर्स एंड मोशन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बल की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, है ना। बल की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए इज़ जूल, ऑप्शन बी इज़ न्यूटन, ऑप्शन सी इज़ पास्कल और ऑप्शन डी जो है वाट। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में से बल की एसआई इकाई कौन सी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब हम किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाते हैं तो वह बल होता है दोस्तों, है ना। और इस बल को मापने के लिए हम न्यूटन का उपयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बल की एसआई इकाई जो है ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो आइए देखते हैं दिए गए विकल्पों में से बल की एसआई इकाई न्यूटन है। अन्य विकल्पों में जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। पास्कल जो है दाब की इकाई है। पास्कल जो है दाब यानी प्रेशर की इकाई है दोस्तों, दाब। और वाट जो है, वाट जो है शक्ति की इकाई है। किसकी? शक्ति की इकाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं जूल। जूल जो होता है यह ऊर्जा या कार्य की एसआई इकाई है, ठीक है। यह ऊर्जा या कार्य की एसआई इकाई है। कौन है? जूल। यदि न्यूटन की बात किया जाए तो यह बल की एसआई इकाई है दोस्तों, और इसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, त्वरित करने के लिए आवश्यक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। यदि पास्कल की बात किया जाए तो पास्कल जो है, पास्कल की जो बात किया जाए यह दाब की एसआई इकाई है, ठीक है। यह दाब की एसआई इकाई है दोस्तों, जिसे 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वाट यह शक्ति की एसआई इकाई है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बल की एसआई इकाई जो है वो कौन सी है दोस्तों? न्यूटन, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। बल किसका गुणनफल है ना। बल जो है किसका गुणनफल है दिए गए विकल्प में, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन बी है वेग गुना समय, ऑप्शन सी द्रव्यमान गुना दूरी और डी ऑप्शन है द्रव्यमान गुना वेग। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बल किसका गुणनफल होता है। तो आइए देखते हैं। बल जो होता है द्रव्यमान यानी मास और त्वरण यानी एक्सलेरेशन का गुणनफल है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना। यानी बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान गुना त्वरण का गुणनफल है। तो यदि हम इसे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से व्यक्त किया जाता है, जिसका सूत्र F इज इक्वल टू एम ए है ना। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। जहाँ पर F है फोर्स यानी बल है, M जो है द्रव्यमान है और A जो है त्वरण है, ठीक है।
तो द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहा जाता है। तो बल जो है किसका गुणनफल है दोस्तों, बल जो है हमारा गुणनफल है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण का। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो ये हमसे पूछ रहा है गति का प्रथम नियम किसने दिया था। ठीक है, गति का जो प्रथम नियम था, पहला नियम जो था वो किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्किमिडीज, बी ऑप्शन इज न्यूटन, सी ऑप्शन इज गैलीलियो और डी ऑप्शन इज पास्कल। तो दोस्तों आप लोगों को ये 4 ऑप्शंस में सही ऑप्शन को चूज करना है दोस्तों। तो बताइए कि गति का प्रथम नियम किसने दिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गति का पहला नियम का श्रेय सर आइजैक न्यूटन को जाता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो न्यूटन का पहला नियम जो कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी या तब तक एक सीधी रेखा में एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, ये गति का पहला नियम कहता है दोस्तों। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम जो दिया गया था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम से संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 4 छपने वाला सवाल है दोस्तों। ये प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम से संबंधित है। ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन जो है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम और ऑप्शन डी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। इन चारों में से आप लोगों को बताना है दोस्तों इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, है ना। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह जो है न्यूटन का तीसरा नियम के संबंधित है ना, तीसरा नियम से संबंधित है। तो यह नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कोई बल यानी क्रिया लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने ही परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में बल प्रतिक्रिया लगाती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का तृतीय नियम। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है ना। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जूल
जूल बटा केजी। चलिए, तो ये इन चारों में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ये ऑप्शन जो है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह इकाई दर्शाती है कि समय की एक निश्चित अवधि में यानी वेग या वेलोसिटी कितना बदलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, त्वरण की इकाई एसआई इकाई क्या है ना। तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बल और समय का गुणनफल कहलाता है ना। बल और समय का गुणनफल जो है इन चारों ऑप्शंस में से किससे क्या कहलाता है ना। तो ऑप्शन ए इज शक्ति, ऑप्शन बी इज कार्य, ऑप्शन सी इज संवेग परिवर्तन और ऑप्शन डी इज इम्पल्स यानी संवेग। इन चारों में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग यानी इम्पल्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बल और समय का जो गुणनफल होता है उसको इम्पल्स यानी संवेग कहा जाता है। यह किसी वस्तु पर एक निश्चित समय अंतराल में लगने वाले बल के प्रभाव को क्या करता है दोस्तों, मापता है, और यह वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग क्या होता है दोस्तों, यह बल और उस समय का गुणनफल है जिसके लिए बल लगता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी है ना। बल और समय का गुणनफल जो है वो संवेग यानी इम्पल्स कहलाता है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो संवेग यानी मोमेंटम किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है दोस्तों, है ना। मोमेंटम यानी संवेग जो है किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर m इंटू ए, ऑप्शन बी m इंटू भी, ऑप्शन बी f इंटू डी और डी ऑप्शन जो है v बाई टी। इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। संवेग ज्ञात करने का सूत्र जो है हमारा P इज इक्वल टू m इंटू भी। ठीक है, m इंटू भी हो जाता है, जहाँ P बराबर संवेग यानी मोमेंटम को दर्शाता है दोस्तों, और m वस्तु के द्रव्यमान को दर्शाता है। ठीक है, m जो है वस्तु के द्रव्यमान को दर्शाता है और भी वस्तु के वेग को दर्शाता है, यानी कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा m इंटू भी है ना, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, m इंटू भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो हमारा वेट कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वर्ग 3 गुना, वेग जो है 3 गुना कर दिया जाए तो संवेग कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, है ना। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग 3 गुना कर दिया जाए तो संवेग कितने गुना हो जाएगा। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर 3 गुना, 6 गुना, 2 गुना, 12 गुना। इन चारों में से जो कौन गुना आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना 2 और वेग 3 गुना कर दिया जाए तो संवेग 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर P इज इक्वल टू M इंटू V बराबर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 गुना, है ना। तो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों के सीधे आनुपातिक होता है, इसलिए इन दोनों कारकों में होने वाला परिवर्तन सीधे संयोग को गुना करता है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग 3 गुना कर दिया जाए तो संवेग जो होता है वो 6 गुना हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान कितना है ना। ऑप्शन ए इज 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी जो है 8.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगने वाली एक आकर्षण बल है जो सभी वस्तुओं का पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या करता है, खींचता है दोस्तों। इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसका मान जो है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 9.8 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, बल और विस्थापन का गुणनफल जो है इन चारों ऑप्शंस में से क्या कहलाता है। ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, बल और विस्थापन का गुणनफल
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज शक्ति, ऑप्शन बी इज कार्य, ऑप्शन सी इज ऊर्जा, ऑप्शन डी इज संवेग। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्य कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस बल के कारण वह वस्तु जो है विस्थापित यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल और उस बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यानी बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर कार्य जो है यानी वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, है ना। कोई भी कार्य किया गया उसका विस्थापन यानी डी डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन। तो कार्य बराबर जो है बल इंटू विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बल और विस्थापन का जो गुणनफल जो है उसे ऑप्शन नंबर बी यानी कार्य कहा जाता है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं एक नए क्वेश्चन, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो छपने वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमसे पूछ रहा है, एक वस्तु पर कार्य तब शून्य होता है ना। किसी भी वस्तु पर कार्य कब शून्य हो जाता है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है हमारे स्क्रीन पर, जब बल न लगाया जाए, ऑप्शन बी जब विस्थापन ना हो, और ऑप्शन सी जो है जब बल विस्थापन के लंबवत हो, या ऑप्शन डी जो है इनमें से यानी उपरोक्त में सभी। तो बताइए दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर जो है दिए गए ऑप्शन में उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना। तो एक वस्तु पर कार्य कब शून्य होता है? जब बल न लगाया जाए, जब विस्थापन ना हो, जब बल विस्थापन के लंबवत हो, है ना। तो इन तीनों में से सारे सभी हैं, तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से सभी यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, 1 न्यूटन बल कब कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन ए 1 kg द्रव्यमान पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल होता है। बी ऑप्शन 1 ग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर पर सेकेंड का वेग देने वाला बल, और ऑप्शन सी है 1 kg वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड वेग देने वाला बल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 1 न्यूटन या बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। 1 न्यूटन बल कब कहा जाता है? जब 1 kg द्रव्यमान पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न करने वाला बल होता है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमसे पूछ रहा है, गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है ए जड़त्व के कारण, बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के कारण, सी ऑप्शन घर्षण के कारण और डी ऑप्शन जो है बलाघूर्ण के कारण। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है ना। आपने कभी सवारी की होगी है ना गाड़ी में, तो अचानक जब ब्रेक लगती है तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो एक्यूरेट आंसर, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री के आगे की ओर झुकने का जो कारण है वो जड़त्व है दोस्तों, विशेष रूप से गति का जड़त्व। क्योंकि यात्री का शरीर गति में होता है, वह रुकने के बाद भी अपनी गति जारी रखना चाहता है। इस कारण उसका निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में होता है भले ही रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिसे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये जो कारण होता है किसके कारण, जड़त्व के कारण होता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन को विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी जड़त्व के कारण ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देख सकते हैं आप, हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। जब गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो किस बल का कारण वह वापस नीचे आ जाती है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज घर्षण बल, ऑप्शन बी इज गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी इज विद्युत बल और ऑप्शन डी जो है चुंबकीय बल। तो जब गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो किस बल के कारण वह वापस नीचे आती है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है इन ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। जब एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस नीचे आती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। हमारा जो सही उत्तर जो हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है दोस्तों, है ना। यह बल पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, जब गेंद ऊपर की ओर जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में करता है, जिससे उसका वेग धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, जब गेंद अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसका वेग शून्य हो जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगती है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वापस नीचे आ जाती है दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है ना। तो ये जो है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, संवेग संरक्षण का नियम किससे संबंधित है दोस्तों, है ना। संवेग यानी मोमेंटम का जो संरक्षण का नियम है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम और यह ऑप्शन डी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन का तृतीय नियम परिणाम माना जाता है। यह बताता है कि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न हो तो उस निकाय का कुछ संवेग संरक्षित रहता है दोस्तों, है ना।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन का तीसरे नियम से संबंधित है दोस्तों। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है वह कहता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर समान परिणाम और विपरीत दिशा में बल लगाती है ना। तो इसी न्यूटन का तृतीय नियम यानी तीसरा नियम कहता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन का तीसरा नियम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखिए एक जूल कार्य तब कहा जाता है, कब कहा जाता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। जब 1 न्यूटन बल पर 1 मीटर दूरी तक लगाया जाए। ठीक है। ऑप्शन बी जब 1 केजी वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण दिया जाए। जब 1 मीटर पर सेकेंड के वेग प्राप्त हो। जब 1 केजी द्रव्यमान पर बल लगे। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। तो 1 जूल कार्य कब कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1 जूल कार्य तब कहा जाता है जब 1 न्यूटन, है ना, जब 1 न्यूटन एन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो क्वेश्चन 1 जूल कार्य कब कहा जाता है, जब 1 न्यूटन बल 1 मीटर दूरी तक लगाया जाए, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमसे पूछ रहा है घर्षण बल की दिशा हमेशा क्या होती है ना। घर्षण बल की दिशा हमेशा होती है। ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज गति की दिशा में, ऑप्शन बी इज गति के विपरीत, ऑप्शन सी ऊपर की ओर, ऑप्शन डी नीचे की ओर। इन चारों में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, घर्षण बल की जो दिशा होती है गति के हमेशा विपरीत होती है। यह बल दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है और हमेशा संपर्क में आने वाली सतहों के बीच सापेक्ष गति या गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। इसलिए यदि कोई वस्तु दाईं और गति कर रही है तो घर्षण बल बाईं की ओर कार्य करेगा, है ना। जब उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जब आप किसी वस्तु को धकेलते हैं तो उस वस्तु की गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, जिससे वह उस वस्तु क्या होता है, रुक जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो हमसे पूछ रहा है, गाड़ी में ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है, इसका कारण क्या है ना। गाड़ी में ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी घर्षण बल और ऑप्शन डी संवेग। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए
देखते हैं, है ना। तो गाड़ी के ब्रेक लगाने पर रुक जाने का जो कारण है वो घर्षण बल है दोस्तों। यानी यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो गाड़ी में ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है, इसका जो कारण होता है क्या होता है, घर्षण बल होता है दोस्तों। जब आप घर्षण बल लगाते हैं तो ब्रेक पैड पहियों पर दबाव डालते हैं जिसमें घर्षण पैदा होता है। यह घर्षण पहियों की गति को क्या कर देता है, धीमा कर देता है दोस्तों, और गति के विपरीत दिशा में कार्य करके वाहन को अंततः रोक देता है। यानी आखिर में गाड़ी जो है वो वाहन रुक जाता है ना। तो ये जो कारण होता है किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन इज घर्षण बल। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से चल रही होती है तो उस परिणामी बल कितना होता है, उस पर परिणामी बल कितना होता है ना। क्वेश्चन, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से चल रही होती है तो उस पर परिणामी बल कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, बी ऑप्शन इज 1 न्यूटन, सी ऑप्शन इज 10 न्यूटन और डी ऑप्शन है 9.8 न्यूटन। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से चलती है ना, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से चलती है तो उसकी गति को एक समान गति या एक समान वेग से गति कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह हर समान समय अंतराल में समय दूरी तय करती है और उसकी गति की दिशा नहीं बदलती है। इस स्थिति में वस्तु का जो त्वरण हो जाता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से चल रही होती है तो उस पर परिणामी बल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है, ठीक है। यदि शून्य त्वरण की बात किया जाए तो क्या होता है, जब एक समान वेग से गतिमान वस्तु पर कोई शुद्ध बाहरी बल कार्य नहीं करता है इसलिए उसका त्वरण शून्य हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शून्य, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमसे पूछ रहा है दोस्तों, यदि बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा एक हो तो किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन ए इज धनात्मक, ऑप्शन बी इज ऋणात्मक, ऑप्शन सी इज शून्य, ऑप्शन डी इज अनंत, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। यदि बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा एक हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है दोस्तों, है ना। किया गया कार्य जो है क्या है, धनात्मक होता है। यदि बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा एक हो तो किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और यह वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, और यह वस्तु के गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है ना। और कार्य की जो गणना होती है, गणना कार्य बल इंटू विस्थापन के रूप में की जाती है और यह बल उस विस्थापन की दिशा में वस्तु को गति देने में योगदान करता है दोस्तों। तो धनात्मक कार्य क्या होता है, देखते हैं। धनात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है, जो दर्शाता है कि बल वस्तु की गतिज
ऊर्जा को बढ़ा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक हो जाएगा। तो इसी इम्पोर्टेंट सेशन के साथ आज का जो सेशन है यहीं तक दोस्तों। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।